Hello, good morning, dear student. I am Kulsing Yogi from Sri Digambar Institute of Technology, Bhandared Road, Dosa. Today, I will be discussed about sinking fund. ये जो टॉपिक है आपका एस्टिमेट सब्जेक्ट बीटेक 6 सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू आरटी सिलेबस अपन डिस्कस कर रहे थे वैल्यूएशन के अंदर। आपका जो प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर आपने डिस्कस किया था कि वैल्यूएशन की डेफिनेशन क्या होती है और जो वैल्यूएशन अपन फाइंड आउट करते हैं उसका पर्पज क्या होते हैं। तो अपन ने डिस्कस किया था लास्ट में कि पर्पज ऑफ वैल्यूएशन एंड इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस यूज इन वैल्यूएशन। जो वैल्यूएशन के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस थी जो यूज में आती हैं, जिनके माध्यम से आपको क्या है कि वैल्यूएशन बताना होता है। किसी भी यदि मैं बात करूँ प्रॉपर्टी है या फिर आपकी फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है या कोई सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क जो आप कर रहे हैं और कोई आपका प्रोजेक्ट जो बनाया है आपने, उसकी प्रेजेंट टाइम में वैल्यू क्या है, प्रेजेंट टाइम में वैल्यू क्या है, उसका पर्पज क्या है कि आपको वैल्यूएशन फाइंड आउट करने का क्या उद्देश्य है, जिनकी वजह से क्या होता है। जैसा हम लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि पर्पज ऑफ वैल्यूएशन में कि आप जब टैक्स भरते हैं तब भी आपको आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। और यदि आप कोई लोन वगैरह लेते हैं तो सिक्योरिटी के लिए उसको बैंक में जमा कराना होता है, तब भी आपको वैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट होती है। या फिर आपकी जो प्रॉपर्टी है उसे बेचते हैं, खरीदते हैं, तब भी आपको उस वैल्यूएशन की आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट होती है। और वैल्यूएशन ये होता है किसी भी प्रॉपर्टी को किसी भी प्रोसीजर के माध्यम से उसकी प्रेजेंट टाइम की वैल्यू बताना, यानी कि उसका रेट बताना। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में उसकी रेट कितनी है, उसको कितने में बेचा जा सकता है, कितने में खरीदा जा सकता है, उसकी वैल्यू क्या है, तो वो वैल्यूएशन होता था। तो इसके अंदर यदि मैं बात करूंगा कि सिंकिंग फंड जो आपका है वो क्या होता है, सिंकिंग फंड क्या है। सपोज दैट आपकी जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग आपने बनाई और अपने बिल्डिंग बनाने के बाद उसका जो लाइफ जो होती है कि भाई 50 साल बाद या 100 साल बाद ये आपकी जो बिल्डिंग है वो डिसमेटल हो जाएगी। 100 साल बाद में आपकी बिल्डिंग है जो डिसमेटल हो जाएगी। तो आपको 100 साल तक ये बिल्डिंग में इतना फंड जमा कराया जाए बैंक के अंदर कि यदि ये डिसमेटल हो जाए तो उसके बाद में से दोबारा से बनाया जा सके। तो आप क्या करते हैं कि बैंक के अंदर डिपॉजिट करवा देते हैं, एक मनी या फंड डिपॉजिट करवाते हैं बैंक के अंदर या फिर कुछ सोसाइटी के अंदर, जिसके माध्यम से क्या है कि इस बिल्डिंग को दोबारा से 50 साल बाद इसकी लाइफ होगी तो उसको डिसमेटल किया जाएगा तो इसको दोबारा से बनाया जा सके। इसमें सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि इसकी जो स्क्रैप वैल्यू है, स्क्रैप वैल्यू में आपने डिस्कस किया था कि स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है उसकी टोटल कॉस्ट का 10% होती है, ठीक है, जिसके अंदर अपन यूज कर सकते हैं डिसमेटल करने के बाद में, जैसे स्टील है, वुडन है, स्टोन है, ब्रिक है, इनका यूज कर सकते हैं। ये 10% इसकी वैल्यू होती है, उसमें डिडक्ट कर दिया जाता है, माइनस कर लिया जाता है। और उसके माध्यम के बाद में आपको ये देखना होता है कि आपकी जो बिल्डिंग है वो उसकी लाइफ कितनी है। इन सबके माध्यम से फिर आपको सिंकिंग फंड जमा किया जाता है। तो सिंकिंग फंड क्या होता है, इसे फाइंड आउट करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। सपोज दैट मैं यदि बात करूंगा आपसे कि कोई आपने फ्लैट लिया है और 10-12 मंजिल का लिया है आपने, 2 BH का एक बीच में फ्लैट लिया है, तो वो सब उसकी जो जिन्होंने खरीदा है वो काफ़ी लोग हो जाते हैं जिनकी प्रॉपर्टी होती है, वो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं, ठीक है। तो यदि वो बिल्डिंग उसको यदि आप डिसमेटल करोगे तो किसी इंडिविजुअल आदमी पर्सन की नहीं है वो प्रॉपर्टी, वो क्या सब लोगों की प्रॉपर्टी होती है। एक तरीके से आपने 2 BH का फ्लैट आपने लिया है, 2 BH का और किसी ने फ्लैट लिया है तो वो 10-12 मंजिल या 20-30 मंजिल जो भी होता है, तो वो सबको डिसमेटल करने के बाद उसे दोबारा से बनाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए अगर आप फंड इकट्ठा करना चाहें कि यार सबका कॉमन है, तो ऐसा तो है नहीं कि आपने खरीदा है, आपकी जो जमीन है वो तो सबकी कॉमन है, उसी पे दोबारा से बिल्डिंग को बनाया जा सकता है। आपने बिल्डिंग किराया खरीदा है उसको बिल्डिंग को, तो उस बिल्डिंग को दोबारा बनाने के लिए आप जो फंड जमा कराते हैं, ठीक है, वो होता है आपका सिंकिंग फंड, जिससे कि जिसकी वजह से आपको बिल्डिंग को दोबारा से बनाया जा सके, ठीक है। तो अपन इसके अंदर डिस्कस करते हैं सिंकिंग फंड क्या होता है। द फंड विच इज ग्रेजुअली एक्यूमुलेटेड बाय वे ऑफ पीरियडिक ऑन annual deposit for the replacement of the building or structure at the end of its useful life and the its useful life। यदि मैं बात करूं इसके कि आप जो
वार्षिक इस तरीके से कहते हैं अक्यूमुलेट ऑफ वे पीरियडिकल ऑन एनुअल डिपॉजिट, वार्षिक हर ईयर या प्रत्येक ईयर आपको क्या है कुछ फंड जमा इकट्ठा करेंगे, एक्यूमुलेट करेंगे, जुड़ता जाएगा। एक्यूमुलेट का मतलब होता है कि लगातार उसको जुड़ना, 1 साल का, फिर 2 साल, 3 साल का, वो एक्यूमुलेट होकर क्या करता है जो आपका यूज होगा फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द बिल्डिंग, रिप्लेसमेंट ऑफ द बिल्डिंग स्ट्रक्चर। ये आपकी जो बिल्डिंग बनाई है आपने वो उस बिल्डिंग को तोड़कर दोबारा से उसे बनाया जा सके, उसके लिए जो फंड जमा करते हैं कब तक करते हैं ये फंड जो जमा अपन करेंगे वो कब तक करेंगे कि इसकी जो यूजफुल लाइफ है, इट्स यूजफुल लाइफ, यानी जब तक अपन इसको यूज कर रहे हैं तब तक इसको ये फंड जमा कराते रहेंगे पर ईयर, और जब ये इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी तो इसको क्या कर देंगे डिसमेटल कर देंगे, इसे दोबारा से बनाएंगे। तो ये आपका होता है इज कॉल्ड सिंकिंग फंड। इसे क्या कहेंगे आप सिंकिंग फंड कहेंगे कि यदि आपने ये बिल्डिंग को दोबारा बनाने के लिए कुछ वैल्यू जो ली है उसे जमा करा है, मतलब हर महीने हर साल आपने जमा करा के बैंक में रखा है तो आपका एक्यूमुलेट हो जाएगा, पूरी जो वैल्यू है आपकी, ठीक है, पैसे हैं जो इकट्ठे हो जाएंगे जिनसे आप दोबारा से उसे बना सकते हैं, जिससे आप दोबारा से उस बिल्डिंग को या स्ट्रक्चर को बना सकते हैं, तो वो आपका होता है सिंकिंग फंड। यदि मैं बात करूं तो सिंकिंग फंड को कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं, इसके अंदर आप लिख सकते हैं यदि आप कहें कि द कैलकुलेशन ऑफ द सिंकिंग फंड, द कैलकुलेशन ऑफ सिंकिंग फंड, द कैलकुलेशन ऑफ sinking fund calculation of sinking fund deposit on the life deposit या depends, ये लिखो depends on the life, जो डिपॉजिट कराते हैं सिंकिंग फंड वो बैंक में कराते हैं तो वो डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द लाइफ of the building, आपकी जो बिल्डिंग है उसकी लाइफ के ऊपर डिपेंड करेगा। एंड स्क्रैप वैल्यू, जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया था आपको स्क्रैप वैल्यू, ये या वैल्यू ऑफ स्क्रैप वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग, यदि आप ये कहेंगे कि आपकी जो बिल्डिंग है उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है और उसकी लाइफ कितनी है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। स्क्रैप वैल्यू पर क्यों डिपेंड करेगा, क्योंकि आपकी कोई बिल्डिंग है जिसकी स्क्रैप वैल्यू ज़्यादा है, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि स्क्रैप वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। या आपको हो सकता है बिल्डिंग आपको ऐसे टाइप की बिल्डिंग है जिसके अंदर आपने स्टील ज़्यादा यूज़ किया है, उसका अपन उसकी यूजफुल लाइफ के बाद में उसका यूज कर सकते हैं, तो वो उसकी कॉस्ट ज़्यादा है, तो उसी का क्या आपको फंड कम जमा कराना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद डिसमेंटल करोगे तब भी उसकी कॉस्ट अपने पास बची रहेगी। ठीक, तो उन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा और उसकी लाइफ के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसकी लाइफ कितनी है, तो उसी के अकॉर्डिंग अपन जो ये फंड है वो जमा कराएंगे। ऐसे नहीं कि आपकी लाइफ 10 साल की, 10 साल के अकॉर्डिंग करवाना पड़ेगा, 100 साल की लाइफ है तो 100 साल तक कम फंड जमा कराएंगे तो वो एक्यूमुलेट होता रहता है, जुड़ता हुआ जाता है। ठीक है, तो उस तरीके से आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्डिंग फॉर द कॉस्ट ऑफ, यदि आप इसमें आगे लिखना चाहें बिल्डिंग फॉर द कॉस्ट ऑफ या कॉस्ट ऑफ ओल्ड मटेरियल। जैसे मैं आपको बता रहा था कि आपकी बिल्डिंग जैसे सपोज दैट स्टील की बनी हुई है और स्टील की बनी है तो आपको पता है इसके अंदर जो स्क्रैप वैल्यू है वो ज्यादा आने वाली है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि बिल्डिंग ऑफ द कॉस्ट ऑफ द ओल्ड मटेरियल, कि आपने किस मटेरियल की उसको बनाया, सपोज दैट आपने स्टोन का बनाया, स्टोन का आप काफी ड्यूरेशन तक यूज कर सकते हैं तो उसकी लाइफ ज्यादा होती है। ठीक है, तो उसे अगर आप डिसमेटल करेंगे तब भी उसका यूज कर सकते हैं तो स्क्रैप वैल्यू आपकी बढ़ जाएगी, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सपोज दैट आपने इसमें ऐसे मटेरियल से बनाया जैसे कांचों का बनाया, शीशा का बनाया है, तो आप उसे डिसमेटल करोगे तो उसका यूज नहीं है, तो आप उसे रीयूज नहीं कर सकते, रीयूज नहीं कर सकते, तो आपकी जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उसकी सिंकिंग फंड जो है वो कम हो जाएगा उसका, तो आप उसका यूज कम कर सकते हैं, उसका यूज कम कर सकते हैं, तो आपकी जो स्क्रैप वैल्यू वो डाउन हो जाएगी। क्लियर?
और ये बात याद रखें कि यदि आप सिंकिंग फंड निकाल रहे हैं तो इसके अंदर जो लैंड की वैल्यू जो है, जमीन की जो वैल्यू है, उसे आप कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि जो प्रॉपर्टी है वो जो आपने बनाई है वो सबकी नहीं होती है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करा, क्योंकि उसी जमीन के ऊपर आपको दोबारा से बिल्डिंग बनानी होती है, उसके लिए उसको जमा कराना जाता है। तो आप इसके अंदर कह भी सकते हैं कि आपकी जो पार्ट है कि जो लैंड है उसका कॉस्ट इसके अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं, उसके अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। आप इसमें एक लाइन और लिख दीजिए, द कॉस्ट ऑफ लैंड, द कॉस्ट ऑफ लैंड, द कॉस्ट ऑफ लैंड is not taken into account in calculating sinking fund as land remain intact the sinking fund may also be required for payment of loan, यदि मैं आपसे ये नॉर्मल सी बात करूं कि आपकी जो जमीन है, द कॉस्ट ऑफ द लैंड इज नॉट टेकन इनटू द अकाउंट इन कैलकुलेटिंग सिंकिंग फंड। यदि मैं आपसे बता रहा था, स्टार्टिंग बताया था कि जैसे आपने कोई बिल्डिंग बनाई है, 10 मंजिल बिल्डिंग थी, उसमें आपने एक 2 BHK का फ्लैट लिया है, तो वो जो लैंड है उसकी कॉस्ट तो क्या है, सबको है। तो अगर आप उसको लेना चाहे, खरीदना चाहे, तो कितने प्रॉपर्टी वाले मेंबर्स उसके अंदर पार्टनरशिप में होते हैं, उसकी आपके पास में कम जगह आएगी, तो उसको बेच नहीं सकते, नहीं आप खरीद सकते हैं। तो वो क्या है कि आपको सिर्फ सिंकिंग फंड जो होता है वो बिल्डिंग को रिप्लेसमेंट यानी तोड़कर दोबारा से बनाने के लिए होता है, तो उसकी जो जमीन की जो कॉस्ट है उसे उसके अंदर कैलकुलेट नहीं करते हैं। आप ये कह सकते हैं कि जो सिंकिंग फंड है उसके अंदर उसे कैलकुलेट नहीं करेंगे, और इस तरीके से आप डिपॉजिट करेंगे कि रिमेनिंग जो लैंड है इंटैक्ट, द सिंकिंग फंड आल्सो मे बी रिक्वायर्ड फॉर द पेमेंट ऑफ लोन। यानी आप इस तरीके से कह सकते हैं कि जो पेमेंट ऑफ लोन के टाइप के अकॉर्डिंग वो जमा रहती है। ठीक है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं सिंकिंग फंड को, ये आगे देखिए आप। सिंकिंग फंड को कैलकुलेट करना है या फिर कितना जमा कराना है, सपोज दैट कितने रुपए की प्रॉपर्टी है, तो उसके लिए कितना आपको जमा कराना पड़ेगा, कितना % इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंकिंग फंड कितना जमा कराना, जैसे सपोज दैट आपने लोन लिया, लोन के लिए अपन क्या करते हैं, किस्त जमा कराते हैं, किस्त जब जमा कराते हैं, इंस्टॉलमेंट जमा कराते हैं, उस टाइप का ये जमा कराना होता है कि जिस बाद में अगर पूरा कंप्लीट हो जाए तो उसे दोबारा से बनाया जा सके बिल्डिंग को। ये तो आप ये कह सकते हैं सिंकिंग फंड इंस्टॉलमेंट, सिंकिंग फंड इंस्टॉलमेंट सिंकिंग फंड इंस्टॉलमेंट्स SI बराबर SF यानी सिंकिंग फंड। ये SI मतलब सिंकिंग इंस्टॉलमेंट, SF का मतलब सिंकिंग फंड, 1/1 + I स्मॉल है इंस्टॉलमेंट, वो अपना इंटरेस्ट n - 1। ये आपका एक फॉर्मूला होता है किसका, सिंकिंग फंड का, सिंकिंग फंड इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला होता है -1। यदि मैं बात करूंगा आपसे
कि द अमाउंट एनुअल इंस्टॉलमेंट, ये क्या है कि आपको हर पर ईयर जो जमा कराना पड़ेगा वो सिंकिंग फंड का इंस्टॉलमेंट है। यानी एक महीने एक पहले आप क्या है कि अपने जो बैंक के अंदर जमा कराते हैं वो पर मंथ की इंस्टॉलमेंट ले सकते हैं या पर ईयर की ले सकते हैं अपन लोन लेने के बाद में। तो ये इसके अंदर जो सिंकिंग फंड है वो पर ईयर का है, तो आप ये कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ एनुअल, यानी वार्षिक एनुअल इंस्टॉलमेंट, द अमाउंट एनुअल इंस्टॉलमेंट of the sinking fund may be found out by the फॉर्मूला जो ऊपर आपको गिवन फॉर्मूला आपको दिया हुआ है उसी से, यदि मैं आपसे ये कहूँ कि टोटल सिंकिंग जो फंड होता है वो किस तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इधर पक्षांतर कर देना है जिनके माध्यम से अपन सिंकिंग फंड फाइंड आउट करेंगे, सपोज दैट, देखिए सॉरी मैंने ये रफ कर दिया है, यदि मैं इसी फॉर्मूले की बात करूं, ठीक है, यहाँ पर आपने लिखा था एस आई, क्या एस आई, आपको सिंकिंग फंड चाहिए ये वाला, ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं एस एफ बराबर एस आई, इसका पक्षांतर कर देंगे, यहाँ पर एस आई सिंकिंग इंस्टॉलमेंट अपॉन ये जो वाला पार्ट है इसको लिख देंगे 1 प्लस एस आई बराबर 1 प्लस आई एन माइनस 1 क्योंकि ये इधर आ जाएगा पार्ट के अंदर, ये इसका फॉर्मूला होता है, इसमें आप ये लिख सकते हैं कि वेयर एस, यहाँ पर ऐसा देखिए ये क्या होता है, ऐसा ही कितना क्या होता है, वेयर एस एस एफ बराबर टोटल अमाउंट ऑफ sinking fund to be accumulated, यानी आपको जो सिंकिंग फंड है टोटल, ठीक है, उसको ऐड करके बताना है कि टोटल अमाउंट ऑफ द सिंकिंग फंड क्या होता है, एस आई। यदि मैं बात करूंगा एस आई क्या है, एस आई बराबर एनुअल इंस्टॉलमेंट, जैसे अभी मैं बता रहा था पीछे कि एनुअल इंस्टॉलमेंट होती है कि जब आप हर साल जमा कराते हैं, ठीक है, वो है कब तक करानी है कि आपको जो यूजफुल लाइफ है आपके स्ट्रक्चर की, तब तक आपको ये जमा करानी है। इंस्टॉलमेंट रिक्वायर्ड एंड क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स एन बराबर नंबर ऑफ ईयर्स required to accumulating the sinking fund, accumulating of the sinking fund। जब तक आपको सिंकिंग फंड जमा कराना है तब तक ये क्या होता है, ईयर होता है, साल होती है। आई की मैं बात करूंगा, स्मॉल आई, जैसे मैंने बताया था क्या होता है, रेट ऑफ
इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट इन डेसिमल। ये बात याद रखने वाली बात है कि आपको जो ये वैल्यू लेनी है वो डेसिमल में लेनी है। डेसिमल, सपोज दैट आपको 5% 10% दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है, इसकी जो वैल्यू लेनी है आई की वो आपको 0.05 लेनी है। ये डेसिमल में लेनी है आपको अंदर जो वैल्यू था उसको। क्लियर? यानी आप ये कह सकते हैं कि आपका जो फॉर्मूला है उसके अंदर आई का जो वैल्यू पुटअप करेंगे वो आपको डेसिमल में पुटअप करनी है, परसेंटेज के अंदर नहीं करनी, क्योंकि आपको पता है कि इंटरेस्ट जो होता है परसेंटेज के अंदर होता है कि इतना परसेंट ब्याज लगेगा आपका। तो वो चीज यदि आप ये कहें कि एफएस जो आपका होता है सिंकिंग फंड होता है, ठीक है, ऐसा जो होता है इंस्टॉलमेंट होती है आपकी, ठीक है, सिंकिंग फंड की। नंबर एन जो है नंबर ऑफ ईयर्स है जो रिक्वायर्ड है कि आपको कितने साल तक ये जमा कराना है। नेक्स्ट आई जो है आपका वो इंटरेस्ट है। इससे आगे इसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।